इसका प्रयोग निर्देश देने, संवाद लेखन तथा शीर्षकों आदि में किया जाता है। इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। ठीक है, उपविराम को क्या अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। जैसे शीर्षक विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो निर्देश मिल रहा है यहाँ पे हमें कि विज्ञान जो है वो क्या है, वरदान या अभिशाप। तो इस प्रकार हमें लिखना होता है। शीर्षकों के समय पे होता है संवाद समय। अब देखो संवाद के समय हमें कैसे लिखना होता है, विवेक। अब यहाँ पे जो ये हमने उपविराम लगाया, यानी कि जो अब हम आगे लिखने वाले हैं वो विवेक ने कहा है। राजीव, या अब यहाँ पे हमने उपविराम लगाया, यानी अब जो आगे कहा जा रहा है वो राजीव द्वारा कहा जा रहा है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। प्रश्न पूछने के लिए, सबसे पहले तो प्रश्न पूछने के लिए आपने क्या खाया, हम प्रश्न पूछ रहे हैं उस समय हमने लगाया है। सामान्य वाक्यों में अनिश्चय, संदेह या प्रश्न के भाव के साथ अनुतान परिवर्तन से पहले बोले जाने वाले वाक्यों में वह जाएगा अपने गांव। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने संदेह बोला था, संदेह हो रहा है, वह जाएगा अपने गांव। हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से। ठीक है, फिर प्रश्न जैसे हम सिंपल नॉर्मल साधारणतः जब हम प्रश्न पूछते हैं, मैं तुमसे धोखा कर रहा हूँ। जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी से पूछ रहा है कि क्या मैं तुमसे धोखा कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे धोखा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए हम वाक्य के अंदर किस प्रकार अनुतान करते हैं। अनुतान यानी हमारे जो बोलने का ध्वनि होती है उसका उतार चढ़ाव। जैसे वह बेईमान, मैं नहीं विश्वास करता। यानी कोई व्यक्ति कह रहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में कि वो बेईमान है, और सामने वाला व्यक्ति कहता है वह बेईमान, मैं नहीं विश्वास करता, मैं नहीं विश्वास करता कि वो बेईमान हो सकता है, तुम गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पे वह बेईमान, एक हमें संदेह दिख रहा है, हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। संदेह के साथ और अनुतान परिवर्तन के साथ हमने ये प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया। आगे है विस्मयवाचक चिन्ह। प्राय आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मयवाचक शब्दों के बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी मनोभावों को प्रकट होते हैं उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे विस्मयवाचक शब्दों, जैसे विस्मयवाचक शब्द या पद होते हैं या पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में। जैसे अरे तुम कहाँ चले गए थे, हमें आश्चर्य हो रहा है, हमने आश्चर्य का भाव प्रकट किया, तो यहाँ पे हमारे भाव प्रकट करने के बाद। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में, तुम कल आओगे मिलने, आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, आश्चर्य का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है, तुम कल आओगे मिलने। तो यहाँ पे हमें एक प्रश्न भी है किंतु ये आश्चर्य का भाव भी प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक ना लग करके वाक्य के अंत में विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। संबोधन के बाद जब हम किसी से संबोधन करते हैं, भाइयों और बहनों, ठीक है, या फिर मित्रों, तो संबोधन के बाद भी विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में मनोवेग को प्रदर्शित करने के लिए, मनोवेग यानी मन के वेग को प्रकट करने के लिए, जैसे हम किसी पर क्रोधित होते हैं, ठीक है, तो हम अपने मन के वेग को दिखाते हैं। जैसे सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक जो क्रोधित भाव जो है वो प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे क्रोध का भाव है और ये मनोवेग आ रहा है हमारा, तो इसलिए यहाँ पे हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं योजक या विभाजक के बारे में। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। सबसे पहले समस्त शब्दों में, अर्थात समास से बने हुए शब्दों के बीच में। ठीक है, समास से बने हुए जो शब्द होते हैं, जैसे ऊपर नीचे, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है, स्त्री और पुरुष। तो यहाँ पे और की जगह हम हटा करके समस्त पद बनाते हैं। तो उस समय पे जो हम समस्त पद बनाते हैं तो उस समय हमें ये योजक चिन्ह लगाना होता है। मध्य के अर्थ में कृष्णा सुदामा चरित्र, ठीक है, मतलब अलग अलग चीजों के मध्य में संबंध दिखाने के लिए, किंतु वहां पे योजक चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी कृष्ण सुदामा चरित्र, यानी यहाँ पे जो चरित्र है वो किसका, कृष्ण और सुदामा दोनों के चरित्र के लिए है ये। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कालका हावड़ा मेल, तो ये जो मेल है वो कहाँ के लिए है, कालका और हावड़ा दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। शब्दों के द्वित्व रूपों में जब हम एक ही शब्द का दो बार प्रयोग करते हैं, जैसे चलते चलते, धीरे धीरे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम एक ही शब्द को दो बार दोहराते हुए प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे है तुलना सूचक, सा सी से के पहले, ठीक है, अच्छा सा, हम तुलना कर रहे हैं, तुम सा, तो तुलना के समय पे जब हम सा सी और से इसका प्रयोग करेंगे तो उससे पहले हम योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। विभिन्न शब्दों के युग्म में जब हम अलग अलग शब्दों के युग्म बनाते हैं तो उस समय हम ऐसा करते हैं।
अधिकतर ऐसा होता है कि पहला तो शब्द जो होता है वो अर्थ वाला होता है, किंतु दूसरा जो होता है उसकी सिर्फ तुक के लिए होता है और उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो उस समय भी हम युग्मों, ऐसे शब्दों के युग्मों के समय पे भी हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे बीच में भीड़ और भाड़, भाड़ का कोई अर्थ नहीं है, भीड़ का अर्थ होता है पानी, वानी, पानी का अर्थ है, वानी का नहीं, किंतु ये इसके साथ तुक के लिए जोड़े जाते हैं, तो इनके बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। संख्याओं तथा उनके अंशों को शब्दों में लिखते समय, ठीक है, जैसे कोई शब्द, कोई संख्या है और उसका एक और अंश है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पूरा 1 है, ठीक है, इसको हमने बांटा, ये आधा आधा हो गया, इसको हमने बांटा, ये 4 भाग में हो गया, किंतु अगर हम इसका एक हिस्सा निकालें तो इस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, 1/4। तो ये जो बोलने में 1/4 है, जब हम इसे लिखेंगे 1/4, तो यानी कि ये चौथा हिस्सा है किसका, पूरे 1 का। तो हम शब्द संख्या और शब्द संख्या का जो अंश लिखते हैं, एक पूरी संख्या और उस संख्या का जो अंश होगा, तो उस दोनों के बीच में हम योजक शब्दों का प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार निर्देशक चिन्ह किसी वाक्य, वाक्यांश या पद की ओर ध्यान दिलाने के लिए, विशेष अर्थ सूचित करने के लिए, किसी की उक्ति प्रकट करने के लिए, अथवा उक्ति यानी किसी का कथन, हम जैसे कहते हैं ना कि उसने ऐसा कहा, तो उसने कैसा कहा, ये है करने के लिए, अथवा नाटक में किसी पात्र का कथन प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने जैसे बोला ना अभी के ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी चीज की तरफ, तो हम जैसे मतलब उदाहरण के रूप में प्रयोग करते, तो उसके बाद ही इन्होंने यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। माताजी, बच्चों तुम सब यहाँ तो आओ। अब ये कथन है, किसी की उक्ति हम बता रहे हैं, तो उक्ति बताते समय गांधी जी ने कहा था, ये गांधी जी ने क्या कहा था, उनके कथन को प्रदर्शित करते समय यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो संवादों वार्तालापों के नामों के बाद, जब हम किसी के संवाद या वार्तालाप बताते हैं तो उसके नाम के बाद भी हमें निर्देशक चिन्ह लगाना होता है, क्योंकि हम निर्देशित कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने क्या कहा। जैसे सविता एक पात्र है, सविता ने क्या कहा, तो यहाँ पे हम निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद हम उसकी बात कहेंगे कि सविता ने ऐसा कहा है। अब हम बात करते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्हों के बारे में, जो कि देखने में इस प्रकार होते हैं। ये होते हैं दोहरे, ये होते हैं इकहरे। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, दोहरे या इकहरे। कथन को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। जब हम किसी कथन, किसी के द्वारा कही हुई बात को जैसा उसने कहा है ठीक वैसा ही लिखते हैं, तो हम दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गांधी जी ने कहा था सत्य और अहिंसा से ही हम देश को आजाद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा उन्होंने कहा था वैसा का वैसा ही हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसके लिए हम क्या है, दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किंतु किसी पुस्तक या लिखित सामग्री के कुछ अंश को मूल रूप से उद्धृत करते समय किसी के उपनाम और लेख, कविता या पुस्तक के शीर्षकों को उद्धृत करने के लिए, सूक्तियों या कहावतों को वाक्य से अलग व्यक्त करने के लिए, पदों या उपवाक्यों पर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए इन्होंने बोला है जैसे किसी के उपनाम के बारे में, ठीक है। जैसे एक तो किसी का मूल नाम होता है, दूसरा होता है उसका अपने आप या छोटा नाम जो भी हम बोलते हैं। जैसे आपके घर में दूसरा कोई नाम होगा तो वो नाम जो लिखा जाएगा आपके मूल नाम के साथ, तो वो एक इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाएगा। जैसे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय उनका मूल नाम था, बच्चन उनका उपनाम था, तो बच्चन देखिए इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। उनकी एक कविता है, अब यहाँ पे बोला किसी पुस्तक के बारे में बताते हुए, किसी पुस्तक का नाम वगैरह बताते समय, तो वहां पे भी इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इनकी कविता है अग्निपथ, हम यहाँ पे उसका बुक का नाम बता रहे हैं या फिर इनकी कविता का नाम बता रहे हैं, तो वहां पे हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। सीमा हस्ती है, इस वाक्य में हस्ती है, अकर्मक क्रिया है। देखिए हम अब किसी एक शब्द की विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषता बताते समय हम वाक्य में से उसको छांट के जब निकालते हैं तो अलग लिखते हैं, वाक्य से हम अलग लिख रहे हैं उसे, तो वहां इसको हम इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखेंगे। तुम पर तो वह कहावत चरितार्थ होती है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जब हम कोई कथन या कोई कहावत प्रचलित हो उसे हम जब लिखते हैं तो उस समय भी हम इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर ही उसे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं विवरण चिन्ह के बारे में। वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देना हो तो विवरण चिन्ह के प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। विवरण चिन्ह प्रस्तुत किया जाता है। जैसे प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय के, हम यहाँ पे प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं, प्रत्यय के भेदों के बारे में बता रहे हैं। प्रत्यय है, प्रत्यय के अंदर और भी 2 भेद हैं, तो हम उसके वाक्य के विषय में कुछ सूचना दे रहे हैं, कुछ निर्देश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब हम अपनी बात नीचे दिए गए उद्धरणों से स्पष्ट करेंगे।
ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि नीचे जो हमने उदाहरण दिए हैं उससे हम अपनी बात को और भी ज्यादा स्पष्ट करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे वही विवरण चिन्हों के बारे में बात लगाएंगे, क्योंकि हम आगे अपने ही विषय के बारे में और भी स्पष्ट रूप से बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कोष्टक चिन्हों के बारे में। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए, जो भी पद हमने प्रयोग किया है उसका हम अर्थ बताते हैं कि ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या बनेगा, तो वो हम यहाँ बताते हैं। जैसे कैकई एक नाम है, पर लेकिन कैकई कौन है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, जैसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं, इसे कोष्टक लगा के फिर हम बताएंगे दशरथ की तीसरी पत्नी। ठीक है। आगे होता है क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों को शब्द से अलग व्यक्त करने के लिए। ठीक है। जब हम कोई क्रम सूचक अंक लिखते हैं, जैसे क्रम सूचक 1 2 3, ये क्रम की सूचना दे रहे हैं ना, क्रम की सूचना दे रहे हैं ये सारे शब्द। तो इनको जब हम कोई बात हम लिखते हैं, हिंदी में कुछ लिख रहे हैं, तो इससे और इसका कोई संबंध नहीं है, इसे अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पे कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे किया भी गया है। नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए, जब हम कोई नाटक लिखते हैं तो नाटक के बीच में हमें पता चलना चाहिए कि अब जो व्यक्ति जो है, ये मान लीजिए ये पात्र है, इसने ये कहा है, पर लेकिन ये कैसे भाव से कहा है, हंस के कहा है, गुस्से में कहा है, तो वो चीज बताने के लिए दिनेश, फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे गुस्से से। ठीक है। तो अब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे ना, तो हम उसी भाव से पढ़ेंगे, गुस्से के भाव से ही पढ़ेंगे। तो नाटकों में हमें ये पता होना जरूरी होता है कि जो वाक्य कहा जा रहा है वो किस भाव से कहा जा रहा है। तो उस भाव को दिखाने के लिए भी कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं हंसपद या त्रुटिपूरक। लिखते समय कोई शब्द या अंश छूट जाने पर संबंधित स्थान या हंसपद या त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाकर छूटे हुए शब्द या अंश को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे खरबूजे का रंग देखकर खरबूजा बदलता है। ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे रंग लिखना भूल गए, खरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है, क्या बदलता है आप भूल गए, तो यहाँ पे आप ये त्रुटिपूरक चिन्ह लगा के इस तरह से जहां भी आप भूल गए हैं उस जगह और फिर वो शब्द लिख सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आप ये शब्द लिखना भूल गए थे और अब आपने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक के बारे में। किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक बड़ा अक्षर है, बड़ा शब्द है, उस शब्द को हम छोटे से उसमें लिख रहे हैं, तो उसको हम लिखने के बाद हमें वो लाघव यानी कि पता चलता है कि ये किसी बड़े का छोटा रूप है, तो वो चिन्ह हमें लगाना होता है। जैसे डॉक्टर एक पूरा शब्द है, इसको अगर हम छोटे रूप में लिखते हैं तो हम इस प्रकार लिख देते हैं, ये डॉक्टर पूरे बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप है, और ये संक्षिप्त रूप है इसलिए हमें इसके बगल में एक संक्षेप सूचक चिन्ह लगाना होता है। अब यहाँ पे लिखा है कृपया पृष्ठ उलटिए, तो हमने यहाँ पे इतने बड़े शब्द को छोटे शब्द में समेटने के लिए यहाँ पे इनको छोटा कर दिया और साथ में हमने यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है, जिससे पता चले कि इससे आगे भी अभी और भी कुछ है जिसको हमने संक्षिप्त कर दिया है। ठीक है। तो ये थे आपके चिन्ह। मैंने आपको पूरा पाठ अच्छे से समझा दिया है, पूरा विस्तार से समझाया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको इसका अभ्यास करने में या इस पाठ को समझने में कोई परेशानी कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।